गुड मॉर्निंग बच्चों। पुणे स्मार्ट क्लास लक्ष्य क्रैश कोर्स 2021 भोजपुर में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं पिछले क्लास में आपको बताया था कि वृत्त से संबंधित अगले क्लास में मैं आपको प्रश्न बताऊंगा। तो उस कड़ी में वृत्त क्या है सबसे पहले हम लोग जाने। तो वृत्त किसी एक या वृत्त है या अर्धवृत्त है। वृत्त क्या है? किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। यह निश्चित बिंदु क्या कहलाता है? इन निश्चित बिंदु को हम लोग वृत्त का केंद्र और वृत्त की परिधि के बीच की दूरी को क्या करते हैं? उसका हम त्रिज्या कहते हैं। अब इस छोटे से सिंपल वृत्त से अनेक प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले जो सिंपल प्रश्न आप पूर्व में बना चुके हैं निचली कक्षाओं में, वो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हाफ पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिमाप 2 पाई आर और ये डायमीटर दिया हुआ है तो पाई इंटू डी। अर्धवृत्त का परिमाप ये पाई आर हो गया और इसमें आर प्लस आर 2 आर, तो पाई आर प्लस 2 आर या पाई आर प्लस डी। अब एक यह भी आकृति बनती है वलय। यदि दो संकेंद्रीय वृत्त के, संकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं? जिसका केंद्र एक हो। तो ऐसे वृत्त जिसकी एक का त्रिज्या कम दूसरे का ज्यादा हो लेकिन केंद्र दोनों का समान हो, तो इस प्रकार की जो आकृति बनती है इसको हम क्या कहते हैं? वलय कहते हैं। क्या कहते हैं? वलय कहते हैं, रिंग कहते हैं। तो वलय का क्षेत्रफल होता है एरिया ऑफ रिंग पाई आर स्क्वायर। यदि बड़ा सर्किल का त्रिज्या कैपिटल आर हो और स्मॉल सर्किल का त्रिज्या स्मॉल आर हो, तो हम लोग लिखेंगे इस एरिया से इस एरिया को माइनस करेंगे तो यह हमारा वलय का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इससे सवाल आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो यह हुआ पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, पाई कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो मैंने आपको क्या बताया? वृत्त से संबंधित सूत्र हमने बताया। अब उस सूत्र का एप्लीकेशन, उसका उपयोग कहां है? तो इन प्रश्नों को हल करने में। तो आपके अभ्यास 12.1 का पहला सवाल कहता है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। तो मैंने पहले वृत्त की त्रिज्या को r1 से रिप्रेजेंट किया, व्यक्त किया। दूसरे वृत्त की त्रिज्या को r2 से, और जो हमें रिजल्टेंट जो परिणामी जो परिधि है जो दोनों के योग के बराबर है, उस वृत्त की त्रिज्या को r3 से हमने व्यक्त किया। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्नानुसार इस 19 सेंटीमीटर वाले वृत्त की परिधि जो 9 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि बराबर कितना हुआ? इस बड़े वृत्त की परिधि। तो 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 इक्वल टू 2 पाई r3। यहां हम लोग देखते हैं 2 पाई यहां पर दोनों में उभय निष्ठ है, कॉमन है, इसको हमने निकाल लिया। तो क्या बचा? r1 प्लस r2 इक्वल टू 2 पाई r3। 2 पाई कैंसिल कर दिए, बायां पक्ष दायां पक्ष समान है, समान से इसको कटा दिए। अब r1 का मान रख दिया 19 सेंटीमीटर, r2 का 9 सेंटीमीटर, और हमारा आंसर क्या आया? 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। यदि एक अंक के सवाल रहेंगे, यदि 2 अंक के सवाल रहेंगे आपको, तब तो इसको इतना लिखना होगा। यदि एक अंक के सवाल आएंगे तो सीधे हम लोग इस पर मन में मान करके और ये करके सीधे 28 लिख देंगे।
परिधि में जब भी आएगा तो परिणामी वृत्त का जो त्रिज्या होगा वह दोनों का योग होगा। याद रखिए, सिंपल सी बात है। यदि एक तरह के सवाल आएंगे बिना समय गंवाए हुए, तो जितने भी वृत्त दिए हुए हैं और उसके परिधि का सम किसी परिणामी वृत्त का परिधि के बराबर है, तो दोनों जितने दिए हुए छोटे वृत्त होते हैं उसके सारे त्रिज्याओं को जोड़ दीजिए, वही परिणामी वृत्त की त्रिज्या होगी। अब आपका दूसरा प्रश्न कहता है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। वहां पर हमने परिधि का योग किया, यहां पर हम वृत्त के क्षेत्रफल का हम लोग योग करेंगे। माना कि R1 8 सेंटीमीटर, R2 6 सेंटीमीटर और जो तीसरा जो परिणामी वृत्त है उसकी त्रिज्या को हमने क्या माना R3 इक्वल टू वाट। R3 क्या व्यक्त करता है? उस परिणामी वृत्त की त्रिज्या जो जिसका क्षेत्रफल इन दिए हुए दो छोटे वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। R3 इक्वल टू वाट, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया हुआ है, मतलब यही हमें ज्ञात करना है। यहां भी R3 इक्वल टू वाट लगाया हुआ है, मतलब परिणामी वृत्त की त्रिज्या निकालना है। इसको हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह से यहां पर व्यक्त कर देते हैं। प्रश्नानुसार पाई R1 के स्क्वायर, पाई R2 का स्क्वायर प्लस पाई R3 स्क्वायर। पाई यहां भी दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, पाई कॉमन ले लिए और R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर पाई R3 स्क्वायर। पाई से पाई को कैंसिल कर दिए, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर और इसका अंडर रूट करेंगे। स्क्वायर जब उधर भेजते हैं तो स्क्वायर रूट होता है, वर्ग को भेजते हैं तो वर्गमूल होता है, घन को भेजते हैं घनमूल होता है। हम लोग यहाँ वर्ग को भेजे, वर्गमूल हो गया। 100 का वर्गमूल कितना हुआ? 10 सेंटीमीटर। यह परिणामी वृत्त का हमारी त्रिज्या हुई। और आप देखें तो यदि एक अंक के सवाल आएंगे, यदि एक अंक के सवाल आपके एग्जाम में 2 अंक के सवाल आएंगे तो आपको उसी तरह से स्टेप वाइज हल करने होंगे। एक अंक के सवाल आएंगे तो सीधा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे, या जितनी भी त्रिज्याएं छोटी त्रिज्याएं होंगी उससे एक परिणामी वृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो दिए हुए छोटे छोटे वृत्तों की त्रिज्याओं का स्क्वायर रूट निकाल देंगे, स्क्वायर करके उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, वही बड़े परिणामी वृत्त की त्रिज्या होगी। तो देखिए प्रश्नावली 12.3 का एक सवाल है जो रिंग पर आधारित है, वलय पर आधारित है। क्या है वलय पर आधारित है? वलय हम लोग क्या बोलते हैं? दो समकेंद्रीय वृत्त के जो बीच का क्षेत्र होता है उसको लोग क्या बोलते हैं? वलय कहते हैं, रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रिंग कहते हैं, उसको वलय कहते हैं। यहां तीरंदाजी लक्ष्य को रिंग के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के वलयों के माध्यम से दर्शाया गया है। पहला गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट। ये 5 हैं, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट। और इस तरह से उसके अंक है। टारगेट मिला गोल्ड, आप गोल्ड को हिट कर दिए, पूरे अंक मिल जाएंगे। तो इसका हमें किसकी प्रायिकता ज्यादा होगी? तो जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा उसमें उसका उतना ही लक्ष्य आसान होगा, जिसका क्षेत्र जितना ही कम होगा वह लक्ष्य उतना ही क्या होगा? कठिन होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसका फिगर बनाया भी है, आपके बुक में फिगर दिए हुए हैं। माना कि गोल्ड क्षेत्र वाले वृत्त की त्रिज्या, इसको R1 से गोल्ड और रेड मिला हुआ क्षेत्र का हम लोग क्या बोलेंगे? गोल्ड इंक्लूडिंग रेड, उसको R2 से, फिर ये तीनों के मिले हुए को R3 से, R4 से और R5 से रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो हम इसे 3 ही क्षेत्र तक निकाले हैं। आगे आप इसी तरह से, चूंकि क्रैश कोर्स है इसलिए बहुत विस्तार से नहीं बताया जा सकता है, तो आगे आपके लिए यह वर्क रहा। आगे और ब्लू के बाद आगे आप ब्लैक का और व्हाइट का इसी तरह से आप निकाल लेंगे।
तो सबसे पहले हम लोग वोल्ट निकालें तो सिंपल जो आप वृत्त का जो क्षेत्रफल निकालते हैं वोल्ट का, तो पाई आर स्क्वायर, यहां पर वोल्ट के त्रिज्या को R1 से माने हैं तो पाई R1 स्क्वायर, पाई का मान 22/7 रखा, R1 व्यास 21 सेंटीमीटर है, गोल वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या हमने निकाला 10.5 सेंटीमीटर और यहां उसका मान पुट कर दिया, रिजल्ट आपके सामने है। अब हमें रेड भाग वाले क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो यह क्या हो गया, यह आपका वलय हो गया, रिंग हो गया। तो रिंग का क्षेत्रफल हमने बताया था पहले चैप्टर को शुरू करने के पहले, चैप्टर से संबंधित सारे जो फॉर्मूले हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। तो वलय का क्षेत्रफल क्या है, पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। हमने पाई कॉमन ले लिया, R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, R2 क्या है, ये 10.5 प्लस 10.5, इसकी वाइड कितनी है, चौड़ाई कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर हुआ माइनस 10.5 से अपने है अलजेब्रा में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b। जब रोटी को एक साथ पूरा गटक लेंगे तो चबाने में परेशानी होगी, लेकिन उसको बांट बांट कर तोड़ेंगे तो आसानी से हजम हो जाएगी। तो कैलकुलेशन को हम लोग आसान कर दिया, फॉर्मूला लगा करके a प्लस b a माइनस b पर हमने लगा दिया और उसको 31.5 इंटू 10.5 कर दिए, कटा 1.5 से कैलकुलेट किए, आपका आंसर 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। यह किसका, रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। इसी तरह से हमने ब्लू भाग का क्षेत्रफल निकाला, तो ब्लू भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें ये पूरे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल से ये बोर्ड इंक्लूडेड रेड वाले का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो इस प्रकार से यह रिंग बन जाएगा, वलय बन जाएगा और इस प्रकार से ब्लू भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। इसके लिए हमने क्या निकाला, इसको हमने R3 माना, तो पाई R3 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर, पाई कॉमन लेंगे, R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म आ गया, a प्लस b a माइनस b, इसका हमने मान पुट किया, कैलकुलेट किया, आंसर आपका 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। यहां पर आप प्रश्न देखिए कि शिकार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। तो इस प्रश्न को जब हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग एक मात्रक में लाएंगे, क्या होगी, सभी की यूनिट एक समान करेंगे। यहां क्या है सेंटीमीटर और यहां क्या है किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले हम लोग इसको, और समय कितना दिया हुआ है मिनट में, देख कितना वेरिएबल्स है, ये सेंटीमीटर, किलोमीटर, यहां आवर और यहां मिनट है। तो सबसे पहले इसको हम लोग एक इकाई में बदलेंगे। तो क्या है, कार की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको हम मीटर प्रति मिनट में बदल दिए। मीटर प्रति मिनट में बदल करके 10 मिनट में तय की गई दूरी हम निकाले, तो 4 गुने समय, यह क्या हुआ, दूरी बराबर 4 गुने समय, यह आपका कितना होगा 11,000 मीटर आ गया। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर दिए। अब यह तय की गई कुल दूरी 10 मिनट में कार के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना हुआ, इतना सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे, यहां क्या दिया है, कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर। अब कार के पहिए के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, तो पहिया की परिधि, यहां व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या निकालने की आवश्यकता नहीं है, पाई गुने डी, हम लोग पहले ही फॉर्मूला बता चुके हैं, 22/7 गुने 80 सेंटीमीटर, कटाएंगे नहीं। जहां भी एक से दूसरा संबंधित है तो अंत में ले जाकर के उसको हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो एग्जैक्ट आएगा और 10 जगह आपको कैलकुलेशन करने से समय की बचत होगी। तो इसको इसी रूप में रहने देंगे और यहां ला करके 10 मिनट
की संख्या, तो कुल दूरी को 10 मिनट में कार के द्वारा तय की गई कुल दूरी बटा में पहिए के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी डिवाइड किए। यह 22/7 है, तो 7 जो नीचे आएगा इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर कर दिए। पहले पढ़ चुके हैं इसकी क्रिया। और कटाने के बाद आपका क्या आया, 4375 चक्कर लगाएगा। प्रत्येक पहिया कितना घूमेगा, 4375 चक्कर क्या करेंगे, वो लगाएंगे। ये आपका आंसर हुआ चौथे प्रश्न का। अब हमें एक लास्ट सवाल है प्रश्नावली 12.2 का। ये एक अंक के सवाल आते हैं। मैं आपके मॉड्यूल पेपर में देखा, अब आपके 100 प्रश्न हो गए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है आपके 100 हो गए और उसमें आपको मात्र 50 प्रश्न का उत्तर देना है, तो आपके लिए अवसर ज्यादा हो गए। तो ये एक अंक के सवाल में आते हैं। क्या प्रश्न है आपको कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से, नहीं कि मात्रात्मक रूप से, क्यों, क्योंकि परिधि की जो इकाई आपका मीटर सेंटीमीटर में, वही आपका वर्ग जो हम लोग त्रिज्या ये क्षेत्रफल निकालते हैं उसको क्या हम लोग वर्ग में लिखते हैं। तो मात्रक नहीं, मात्रात्मक नहीं, संख्यात्मक कहता है। संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो यह प्रश्न सही हो सकता है। प्रश्नानुसार माना कि मैं वृत्त की त्रिज्या r मात्रक है, प्रश्नानुसार वृत्त की परिधि हो गया 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल हो गया πr²। पाई से पाई कटा दिए, यह r² है, यहाँ r है, तो r से r² कटेगा तो उसका पावर 1 होगा, मतलब r होगा, और r बराबर 2 मात्रक। ये आपके प्रश्न बराबर आए हैं। तो वृत्त से संबंधित दूसरा जो है आपका अभ्यास, वो प्रश्नावली 12.2 है, 12.2। इसमें आपको वृत्तखंड पढ़ने हैं और त्रिज्यखंड पढ़ने हैं। कभी वृत्त के चाप की लंबाई के संबंध में भी आपको प्रश्न पूछता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वृत्त के त्रिज्यखंड है क्या, और वृत्त का वृत्तखंड क्या है, और वृत्त का चाप क्या है। तो वृत्त का त्रिज्यखंड क्या है, 2 त्रिज्या और उसके संगत चाप के बीच का क्षेत्र को वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। अब वृत्त का वृत्तखंड क्या है, तो वृत्त का वृत्तखंड क्या है, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा, ए भी क्या है, जीवा, अंग्रेजी में कोड बोलते हैं, एक जीवा और संगत चाप, यह क्या है, ए भी क्या है, ए भी आपका यह जीवा हो गया। ए भी क्या है, यह जीवा, सीधा लाइन खींचेंगे तो जीवा हो गया, और ए बी को इस तरह से कर्व कर देंगे तो क्या होगा, चाप होगा। क्या होगा, चाप हो गया। तो यह जीवा और उसका यह संगत चाप के बीच का जो क्षेत्र है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्तखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेगमेंट ऑफ द सर्किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेगमेंट ऑफ द सर्किल। जब हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना होता है तो वृत्त के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से उसका जो संगत जीवा और त्रिज्या के बीच जो ट्रायंगल बनते हैं, जो त्रिभुज बनते हैं, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। आपको त्रिभुज कई प्रकार के होंगे। आपके प्रश्न में एक अधिकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें कोण 120 डिग्री है, वो आपको प्रश्न बताएंगे। यदि यह 60 डिग्री होगा तो क्या होगा, तो वह समबाहु त्रिभुज हो जाएगी, √3/4 भुजा स्क्वायर। यह 90 डिग्री होगा तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएंगे, तो ½ r × r² हो जाएंगे। तो जैसा त्रिभुज होगा उस तरह से उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो वही होता है θ/360 πr²। यह निश्चित होगा। इसमें फॉर्मूला क्या होंगे, अलग अलग लगेंगे आपको। सामान्य यदि यहां से परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो ½ गुने आधार गुने ऊंचाई निकाल देंगे, बेस गुने हाइट निकाल देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। और त्रिज्यखंड, यहाँ जो चित्र में क्या दिए हुए हैं, वृत्तखंड OAPB, तो
वृत्तखंड OAPB का क्षेत्रफल क्या होगा, इसके द्वारा बना हुआ कोण थीटा, तो थीटा बटा 360 गुना पाई स्क्वायर। थीटा का मान क्या है, वेरिएबल है, वह बदल सकता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री। यदि देखिए, यदि थीटा का मान 180 डिग्री से कम है, तब जो त्रिज्यखंड बनता है इसको लघु त्रिज्यखंड कहते हैं, और थीटा का मान यदि 180 डिग्री से ज्यादा है तो उसको दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से हम लोग लेंगे लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। यही देखिए, यदि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दिया जाए तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेंगे, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग पाई आर स्क्वायर वृत्त के क्षेत्रफल से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमें शेष दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसी तरह से यदि हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मालूम हो गया तो इस वृत्त के क्षेत्रफल से पाई आर स्क्वायर जिसको बोलते हैं, उससे हम लोग वृत्तखंड का क्षेत्रफल लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो यह जो है वो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा, जिसको हम लोग यहाँ लिखे नहीं है, समय अभाव है, मैंने आपको समझा दिया। अब एक बात रही वृत्त का चाप। हमने चाप को कैसे डिफाइन करते हैं, कभी कभार आपको प्रश्न यह भी आते हैं कि यदि कोई चाप वृत्त के केंद्र पर 36 डिग्री का कोण बनाता है तो उसकी लंबाई ज्ञात करें, और उस पर त्रिज्या भी दिया रहेगा, तो उसकी लंबाई ज्ञात करें। तो हम लोग पहले वृत्त का चाप है क्या उसको जान ले। तो वृत्त की परिधि का कोई भी भाग, ये पूरा क्या है, परिधि है, ये पूरा क्या है, परिधि के साथ कोई भी एक भाग लेंगे, AP लेंगे, PB लेंगे या APB जो लेंगे, है ना, तो यह भाग क्या है, वृत्त की परिधि का कोई भी भाग वृत्त का चाप कहलाता है। वृत्त का चाप क्या है, पूरी चाप की लंबाई कितनी होगी, वृत्त का यह परिधि क्या है 2 पाई r होता है, लेकिन हमें इस भाग की लंबाई निकालनी है, AB की लंबाई निकालनी है, तो ये भी यहाँ केंद्र पर थीटा कोण बनाता है, तो पूरा 360 होगा, तो थीटा कोण बनाने वाली की लंबाई क्या होगी, तो थीटा बटे 360 गुने 2 पाई r। तो इसके पहले हम आपको बताए अभी त्रिज्यखंड, वृत्तखंड और चाप के बारे में हमने आपको बताया। अब उसका क्या एप्लीकेशन है, उस सूत्र का कहां एप्लीकेशन है, कैसे प्रश्न आपके आएंगे बोर्ड 2021 में, तो आप समझिए कि प्रश्न है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 60 डिग्री है और संगत चाप की लंबाई भी ज्ञात करें। एक ही प्रश्न में समयाभाव है, मैं आपको क्रैश कोर्स करवा रहा हूं, इसलिए मैं एक ही प्रश्न में त्रिज्यखंड भी, वृत्तखंड भी और उसको चाप को भी मैंने बता दिया। और जब नेक्स्ट क्लास हमारे होंगे तो वृत्त से संबंधित, वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित एरिया जो भी प्रश्न बच गए हैं उसको मैं अगले क्लास में करवाऊंगा। तो यहां आप देखें, वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, त्रिज्यखंड का कोण थीटा 60 डिग्री है। हम जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अब त्रिज्यखंड यहाँ पर क्या है, OAPB, यहाँ मेंशन कर देंगे, जो आप चित्र बनाइएगा और जिसमें जिस बिंदु से उसको आप व्यक्त कीजिएगा, जो रिप्रेजेंट आप करेंगे उसको लिखेंगे, आप कोई और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ जो रिप्रेजेंट किया है इस वृत्त में, वो OAPB का क्षेत्रफल थीटा का मान 60 डिग्री, 360 पाई आर स्क्वायर, इसको हम लोग सोल्व किए, यहाँ भी इतना भी आंसर लिख सकते हैं। समयाभाव यदि आपका रहेगा एग्जाम में तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख करके आप हट सकते हैं, और यदि पूरा को डेसिमल में चेंज कीजिएगा तो 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका हमें वृत्तखंड निकालना है, ऑलरेडी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल चुका है हमारा, तो वृत्तखंड APB, यह जो आपका शेडेड रीजन है, जो शेडेड पोर्शन जो छायांकित भाग है, यह क्या है, यह आपका वृत्तखंड है।
लघु वृत्तखंड है। देखने से पता चलता है कि 60 डिग्री है तो लघु वृत्तखंड है, और दीर्घ वृत्तखंड निकालना होगा तो पाई आर स्क्वायर, सर्किल के क्षेत्रफल से, वृत्त के क्षेत्रफल से इसका क्षेत्रफल घटा देंगे जो अभी हम लोग निकालेंगे, तो दीर्घ वृत्तखंड का आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहाँ हम लोग देखेंगे वृत्तखंड एपीबी का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड ओएपीबी का क्षेत्रफल माइनस यहाँ 60 डिग्री है। देखिए यह 60 डिग्री है, दो भुजा यहाँ बराबर है, 180 डिग्री में से 60 घटाइएगा तो यह बचा 120, 120 का आधा 60, 60 तो यह क्या हुआ, समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो हमने लगाया त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ संगत त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज है। कहीं आपको समकोण त्रिभुज मिल जाएगा, यदि 90 डिग्री होगा तो समकोण हो जाएगा, 120 डिग्री होगा तो उसका अलग अलग जो ये इस पे सम है जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, इसको हम हल किए तो 132/7 माइनस 9 सेंटीमीटर, यह भी आंसर आप लिख सकते हैं। समयाभाव है तो यह भी आंसर लिख सकते हैं, और यदि आपके पास समय है तो इसको सोल्व कर दीजिएगा। 3 का मान 1.73, 1.73 भी है लेकिन 73 भी लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 18.86 माइनस 15.57, 3.29 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हुआ। अब इसी प्रश्न से समयाभाव है तो मैं आपको इसके चाप को भी मैं बता दिया कि संगत चाप AB की लंबाई या सिर्फ चाप भी रहेगा, AB की लंबाई क्या होगी, θ/360 गुणे 2 पाई r, 60/360, इसको सोल्व किया हमको 6.26 सेंटीमीटर आया। धन्यवाद बच्चों।